तो फिल्म की शुरुआत साल 2022 के श्रीलंका से होती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लगते। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग सड़कों पर उतर चुके थे। हजारों की भीड़ गुस्से में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ रही थी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार पर लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। हमें बताया जाता है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। देश पर भारी कर्ज चढ़ चुका है। बैंक के पास पैसा नहीं बचा। बाजारों में जरूरी सामान की कमी हो गई है और खाने पीने की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। जो देश कभी सामान्य रूप से चल रहा था, अब वह आर्थिक बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। गुस्साए लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते हैं। कोई अंदर कमरे में घूम रहा है, कोई स्विमिंग पूल में कूद रहा है। दूसरी तरफ खबरें चल रही है कि देश के कई बड़े नेता और उनके परिवार विदेश भाग चुके हैं। जिन लोगों ने देश चलाने की जिम्मेदारी ली थी, संकट के समय वही लोग जनता को छोड़कर भाग गए। इन दृश्यों के साथ फिल्म एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो किसी भी देश के नागरिक को सोचने पर मजबूर कर सकता है। आखिर एक देश जो कभी सामान्य था, इतनी बड़ी आर्थिक तबाही तक कैसे पहुंच गया। इसी दौरान कहानी भारत की तरह शिफ्ट होती है। यहाँ हमें वरिष्ठ पत्रकार अदिति वर्मा दिखाई जाती है। अदिति कई वर्षों से राजनीति और अर्थव्यवस्था पर रिपोर्टिंग करती आ रही है। उनके चेहरे पर अनुभव साफ नजर आता है। वह अपने भतीजे अनुज के साथ बैठी हुई है और टीवी पर श्रीलंका के हालात देख रही है। अनुज इन खबरों को देखकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कोई देश इस हद तक कैसे बर्बाद हो सकता है। तभी अदिति उसकी तरफ देखती है और बहुत गंभीर आवाज में कहती है, जो कुछ आज तुम श्रीलंका में देख रहे हो, एक समय ऐसा भी था जब भारत भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा था। अदिति कहती है, तुम्हारी पीढ़ी ने एक अलग भारत देखा है, लेकिन हमने वह भारत भी देखा है जब देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। एक ऐसा समय जब लोगों को यह डर सताने लगा था कि कहीं देश दिवालिया ना हो जाए। अदिति की यह बात सुनते ही कहानी धीरे धीरे अतीत की तरफ बढ़ने लगती है और हमें लेकर जाती है साल 1990 में, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध का असर सिर्फ उन दोनों देशों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया इसके चपेट में आ चुका था। कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा था। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी। महंगाई आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ रही थी। उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे थे और बाजारों में बेचैनी फैलने लगी थी। इसी दौरान हमें रमन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। वह एक समझदार और ईमानदार अधिकारी है। उस दिन वह किसी काम से बैंक पहुंचे। बैंक के अंदर का माहौल सामान्य नहीं था। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमन की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो बैंक मैनेजर से बार बार लोन की गुहार लगा रहा था। वह व्यक्ति बेहद परेशान था। उसका शायद कारोबार डूबने की कगार पर था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन बैंक अधिकारी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार निराश होकर वह आदमी बैंक से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रमन भी अपना काम खत्म करके बाहर आते हैं। बाहर का दृश्य देखकर वह चौंक जाते हैं। सड़कों पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहीं प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं नारेबाजी हो रही थी। लोगों को लगने लगा था कि सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है। तभी अचानक रमन की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसे बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। वह आदमी टूट चुका था। शायद उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। देखते ही देखते वह अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है। आसपास खड़े लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वह खुद को आग लगा देता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग चीखने लगते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और रमन यहाँ कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने एक इंसान उम्मीद हार कर अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। रमन के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर देश में ऐसा क्या हो गया कि लोग जीने की उम्मीद तक खोते जा रहे हैं। भारी मन से वह अपने घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और देश की सेवा करने का सपना देखती है। परिवार के साथ बैठा रमन बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके मन में दिन भर की घटनाएं लगातार घूम रही थी। अगली सुबह रमन को वित्त मंत्रालय से बुलावा आता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है। ऑफिस के अंदर देश के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी होती है। बैठक के दौरान रमन को बताया जाता है कि उसने साल 1989 में ही आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी दे दी थी। उस समय शायद बहुत लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वही बातें सच साबित हो रही है। इसी बैठक में एक और बड़ी खबर सामने आती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर मिस्टर बत्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है।
नियमों के अनुसार डिप्टी गवर्नर को अगला गवर्नर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मिस्टर गांधी की राय कुछ और थी। उनका मानना था कि इस समय देश को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संकट को समझता हो और कठिन फैसले की हिम्मत रखता हो। इसलिए उन्होंने रमन का नाम प्रस्तावित किया था। यह सुनकर खुद रमन भी कुछ देर के लिए चुप रह जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी थी। यहाँ उन्हें ये भी बताया जाता है अमेरिका और इराक के युद्ध का असर आने वाले महीने में और बढ़ सकता है। तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती है, महंगाई और बढ़ सकती है, और अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो भारत भी गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकता है। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा भी इस खबर की जांच पड़ताल में लगी हुई थी। उन्हें पता चल चुका था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है, अब रमन को नया गवर्नर बनाया जा सकता है। लेकिन अदिति के मन में एक बड़ा सवाल था, आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी औपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था की पढ़ाई नहीं की है, वह देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा? क्या रमन सचमुच भारत को इस संकट से बाहर निकाल पाएगा, या फिर देश एक ऐसी आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? अब अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। सुबह का समय था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विशाल इमारतों के बाहर हलचल दिखाई दे रही थी। देश एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। इसी मुश्किल समय में नए गवर्नर के रूप में मिस्टर रमन अपना कार्यभार संभालने वाले थे। जैसे ही रमन ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग उनसे मिलने और अपना परिचय देने के लिए उत्साहित थे, लेकिन रमन उन औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह यहाँ सिर्फ कुर्सी संभालने नहीं, बल्कि देश को एक बड़े संकट से निकालने आए हैं। रमन मुस्कुराते हुए सभी से कहते हैं, परिचय बाद में भी हो सकता है, फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। लोगों को हम काम करते करते जान लेंगे। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी अधिकारी समझ जाते हैं कि नए गवर्नर बाकी लोगों से काफी अलग है। वह बातों से ज्यादा काम पर भरोसा रखते हैं। इसके बाद रमन सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां देश की आर्थिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। कैमरे के अंदर मौजूद हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेज पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था और उन फाइलों के अंदर ऐसे आंकड़े थे जो किसी भी व्यक्ति की नींद उड़ा सकते थे। बैठक शुरू होती है। डिप्टी गवर्नर CR देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना शुरू करते हैं। गंभीर आवाज में कहते हैं, सर, हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। देश के ऊपर एक बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। इस समय हमारे पास केवल $1.2 बिलियन का रिजर्व बचा है। कमरे में बैठे सभी लोग खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। CR आगे कहते हैं, अगर यह रकम $1 बिलियन से नीचे चली गई तो भारत के लिए विदेशों से जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, मशीनें, हर चीज महंगी होने लगेगी। इसके बाद वह कुछ पल रुकते हैं और फिर कहते हैं, और जब महंगाई आती है तो वह अकेले नहीं आती, वह अपने साथ भूख भी लाती है। भूख इंसान को मजबूर बना देती है और भूखा आदमी कानून नहीं देखता, नियम नहीं देखता, वह सिर्फ अपना पेट देखता है। ऐसी स्थिति में दंगे हो सकते हैं, अपराध बढ़ सकते हैं और पूरा देश अस्थिर हो सकता है। उनकी बातें सुनकर कमरे का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। एक एक करके सभी अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट सामने रखने लगते हैं। कोई बढ़ते घाटे की बात कर रहा था तो कोई गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की, कोई बढ़ती महंगाई का जिक्र कर रहा था तो कोई आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। लेकिन रमन काफी देर तक चुपचाप सबकी बातें सुनते रहते हैं। फिर अचानक वह अपनी कुर्सी से थोड़े आगे झुकते हैं और कहते हैं, मैं पिछले 1 घंटे से सब समस्याएं सुन रहा हूँ। पूरा कमरा शांत हो जाता है। रमन आगे कहते हैं, मुझे समस्याओं के बारे में पहले से पता है। मैं यहाँ समस्या सुनने नहीं आया हूँ। अब से इस कमरे में वही व्यक्ति बोलेगा जिसके पास समस्या के साथ उसका समाधान भी होगा। यह सुनकर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर किसी के पास समस्या थी लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। तभी डिप्टी गवर्नर CR अपनी बात रखते हैं। वह कहते हैं, सर, हमारे सोवियत संघ के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। मुझे लगता है कि इस बार भी वह हमारी मदद कर सकते हैं। CR की बात सुनकर कुछ अधिकारी सहमति से सर हिलाने लगते हैं, लेकिन रमन तुरंत जवाब देते हैं। वह कहते हैं, काश बात इतनी आसान होती। रमन कहते हैं, सोवियत संघ इस समय खुद अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। उनका राजनीतिक ढांचा कमजोर पड़ रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है। ऐसे में जो देश खुद डूब रहा हो वह दूसरों को कैसे बचाएगा? कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। रमन की बात में दम था। सोवियत संघ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहा था। तभी रमन धीरे से कहते हैं, अगर हम सच का सामना करें तो इस समय हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। सभी अधिकारी उनकी तरफ देखने लगते हैं।
रमन कहते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसे ही ये नाम सामने लिया जाता है कमरे का माहौल बदल जाता है। कई अधिकारी के चेहरे पर असहमति साफ दिख रही थी। सबसे ज्यादा नाराज CR दिखाई दे रहे थे। वह तुरंत कहते हैं, नहीं सर, हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए। रमन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार क्यों। CR जवाब देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि IMF पर अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका कभी किसी की मदद मुफ्त में नहीं करता है, वह हमेशा अपना फायदा देखता है। अगर हमने IMF से मदद मांगी तो उसके बदले में हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। CR का मानना था कि भारत को अपने पुराने मित्र देशों पर भरोसा करना चाहिए, जबकि रमन का मानना था कि भावनाओं से नहीं, वास्तविकता से फैसले लिए जाने चाहिए। इस समय हमें यही नहीं सोचना है कि मदद कौन कर रहा है, हमें यह सोचना चाहिए कि देश बचाने के लिए क्या जरूरी है। CR कहता है, लेकिन IMF के पास जाना भारत की मजबूरी दिखाएगा। रमन कहते हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया हमारी कमजोरी अपने आप देख लेगी। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी बस इस बहस को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं थी, यह भारत के भविष्य का फैसला था। रमन कहते हैं, हमारे पास बहस करने का समय नहीं है। अगर अगले 1 महीने के अंदर हम भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं कर पाए तो देश एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस जाएगा जहां से बाहर निकालना बेहद मुश्किल होगा। आज से हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ एक होगी, और वो है भारत। न राजनीति, न व्यक्तिगत विचार, न पुरानी दोस्तियाँ, सिर्फ और सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था। कहानी आगे बढ़ती है और लगभग 2 दिन बाद की खबर दिखाई जाती है। पूरी दुनिया की नजर उस समय सोवियत संघ पर टिकी हुई थी। हर दिन एक नई खबर सामने आ रही थी। पहले जॉर्जिया अलग हुआ, फिर यूक्रेन, और फिर उज्बेकिस्तान, और अब किर्गिस्तान भी सोवियत संघ से अलग होने का ऐलान कर चुका था। एक समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने वाला सोवियत संघ अब धीरे धीरे टूटता जा रहा था। उसके अंदर के राज एक एक करके उससे अलग हो रहे थे। पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि सोवियत संघ का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में बैठे मिस्टर रमन और CR भी लगातार यह खबर देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि सोवियत संघ से किसी भी तरह की मदद लेने की लगभग उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी है। CR यहाँ पर कहते हैं, शायद मैं गलत था। अब सोवियत संघ खुद को नहीं संभाल पा रहा तो वह हमारी मदद कैसे करेगा। रमन यहाँ पर खिड़की से देखते हुए कहते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है IMF। दोनों जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत में IMF का नाम लेना भी कई नेताओं को पसंद नहीं था। लेकिन देश की हालात ऐसी थी कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि हकीकत से फैसले लेने पड़ रहे थे। इसके बाद रमन और CR सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाते हैं। वहाँ देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कमरे का माहौल बेहद गंभीर था। बैठक शुरू होती है। रमन बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। वह कहते हैं, सर, हमारे पास समय बहुत कम है। इसके बाद वह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े देखकर प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाता है। रमन कहते हैं, अगर अगले 1 महीने के अंदर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भारत गंभीर संकट में फंस जाएगा। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश के पास जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचेंगे। यह सुनकर कमरे के कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। प्रधानमंत्री धीरे से पूछते हैं, अगर यह खबर जनता तक पहुंच गई तो क्या होगा। रमन जवाब देते हैं, देश भर में घबराहट बढ़ जाएगी। लोग बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, बाजार और ज्यादा गिर जाएंगे, हालात बेकाबू हो सकते हैं। रमन साथ में ये भी कहते हैं, सर, सिर्फ इसका एक ही समाधान है, हमें IMF से सहायता मांगनी होगी। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, आप जानते हैं कि यह फैसला लेना कितना मुश्किल है। हमारी सरकार बहुत मजबूत बहुमत से नहीं चल रही है। कई दलों का समर्थन हमारे साथ है। अगर उन्हें यह फैसला पसंद नहीं आया तो सरकार गिर भी सकती है। रमन शांत स्वर में जवाब देते हैं, सर, अगर कुर्सी चली गई तो नई कुर्सी आ जाएगी, लेकिन अगर देश आर्थिक रूप से टूट गया तो नया देश कहां से लाएंगे। यह बात सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। प्रधानमंत्री कुछ सेकंड तक रमन को देखते रहते हैं। धीरे से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ठीक है, अपना प्लान तैयार कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर रमन और CR राहत की सांस लेते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। अगले दिन अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी भारत आते हैं जिनका नाम मार्शल है। उनकी मुलाकात वित्त मंत्री और रमन से कराई जाती है। बैठक के दौरान रमन भारत की आर्थिक स्थिति विस्तार में बताते हैं। वह कहते हैं, भारत इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है, हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। इसके बाद वह IMF की तरफ से $2 बिलियन के लोन की मांग रखते हैं। अमेरिकी अधिकारी कुछ देर तक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। फिर वह कहता है, और बदले में भारत हमें क्या देगा।
यह सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है, क्योंकि सभी जानते थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मदद बिना किसी फायदे से नहीं मिलती है। रमन कुछ सेकंड सोचते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उस समय अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। अमेरिका को कई जगह पर सैन्य सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत थी। यहीं से रमन के दिमाग में एक योजना आती है। कुछ दिन बाद कैबिनेट की एक गुप्त बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में देश के कई बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे। रमन वहां सभी को बताते हैं कि उन्होंने IMF से $2 बिलियन की सहायता मांगी है, लेकिन इसके बदले में भारत को कुछ करना होगा। सभी मंत्री ध्यान से उनकी बातें सुनने लगते हैं। रमन बताते हैं, अमेरिका के कुछ सैन्य विमान लगातार मिशन पर हैं। उन्हें लंबी उड़ान के दौरान ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है। अगर भारत उन्हें अपनी जमीन पर रिफ्यूलिंग की अनुमति दे दे तो IMF से सहायता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यह सुनते ही कई मंत्री घबरा जाते हैं। एक मंत्री तुरंत कहते हैं, अगर यह बात जनता तक पहुंच गई तो विपक्ष हमें देश बेचने का आरोप लगाएगा। दूसरा मंत्री कहता है, सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रमन जानते थे कि अब जोखिम उठाए बिना देश को बचाना असंभव है। और फिर आखिरकार फैसला लिया जाता है कि यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से किया जाएगा। किसी भी आम आदमी या मीडिया को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। मुंबई में सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में अमेरिकी विमान को ईंधन दिया जाने लगता है। सब कुछ बेहद गुप्त तरीके से चल रहा था। एक एक करके कई विमान सफलतापूर्वक रिफ्यूल हो जाते हैं। रमन और उसकी टीम को लगने लगता है कि योजना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी सामने आने वाली है। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। उसे कुछ ऐसी जानकारियां मिलती है जो बाकी मीडिया के पास नहीं थी। लेकिन अदिति सिर्फ अफवाहों पर भरोसा नहीं करने वाली थी। वह हमेशा सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए वह खुद उस जगह पर पहुंचती है जहां रिफ्यूलिंग का काम चल रहा था। काफी जांच पड़ताल के बाद उसे सच पता चल जाता है। भारत वाकई अमेरिका के विमानों की मदद कर रहा था। यह देखकर अदिति हैरान रह जाती है। वह तुरंत अपना कैमरा निकालती है और एक के बाद एक तस्वीरें खींचती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था उसे एक बहुत बड़ी खबर मिल चुकी है। अगली सुबह पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। अखबारों की हेडलाइन में यही खबर छपी हुई थी, भारत ने अमेरिका विमानों की मदद की। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठाने लगता है। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है। संसद के गलियारों में हंगामा मच जाता है। अब हर जगह सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा हो रही थी। सरकार घबरा जाती है। उसे डर था कि मामला और बढ़ा तो राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए तुरंत फैसला लिया जाता है कि रिफ्यूलिंग का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी विमान रिफ्यूल किए जा चुके थे उनके बदले में भारत को लगभग $700 मिलियन मिल चुके थे। यह रकम भारत के लिए राहत जरूर थी, लेकिन देश अभी भी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था। आर्थिक तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। देश आर्थिक संकट के दलदल में फंस चुका था। हर दिन हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। सरकार के पास समय बहुत कम था और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर रमन और उनकी टीम दिन रात देश को इस संकट से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन वित्त मंत्री के पास अमेरिका से मिस्टर मार्शल का फोन आता है। यह कोई साधारण कॉल नहीं थी। इस कॉल पर आने वाले शब्द भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करने वाले थे। वित्त मंत्री तुरंत मिस्टर रमन को अपने पास बुलाते हैं। दोनों मिलकर उस बातचीत को ध्यान से सुनते हैं। मिस्टर मार्शल साफ शब्दों में कहते हैं, अमेरिका और IMF भारत की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मदद के बदले में भारत को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। वह बताते हैं कि अगर भारत एक नया आर्थिक सुधार यानी रिफॉर्म बजट लेकर आता है तो IMF भारत को $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बड़ा लोन देने के लिए तैयार हो सकता है। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। $5 बिलियन उस समय भारत के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। कॉल खत्म होने के बाद वित्त मंत्री गहरी सोच में डूब जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहीं मिस्टर रमन के चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही थी। वित्त मंत्री कहते हैं, अगर हम रिफॉर्म बजट लेकर आते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम अपने बाजार दुनिया के लिए खोल देंगे। विदेशी कंपनियां भारत आएंगी, वे हमारे उद्योग से मुकाबला करेगी। क्या हमारे उद्योग इस मुकाबले के लिए तैयार हैं? मिस्टर रमन जवाब देते हैं। वह कहते हैं, हर बदलाव शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यही प्रतियोगिता हमारे उद्योग को मजबूत बनाएगी। अगर हम दुनिया से कट कर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बदलना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। रमन की बातों में आत्मविश्वास था।
उन्हें साफ दिख रहा था कि आने वाला समय पुराने तरीकों से नहीं संभलने वाला। लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था दो अलग चीज होती है। वित्त मंत्री जानते थे कि सहयोगी दल इस फैसले का विरोध करेंगे। कई नेता इसे देश बेचने जैसा कदम बताएंगे, संसद में हंगामा होगा, सरकार पर सवाल उठेंगे। फिर भी वह रमन से कहते हैं, आप रिफॉर्म बजट तैयार कीजिए, मैं राजनीतिक स्तर पर बात करने की कोशिश करता हूँ। बस फिर क्या था, आरबीआई और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम काम करने लग जाती है। दिन हो या रात, हर कोई देश को बचाने के लिए मेहनत कर रहा था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, फाइलों के ढेर लग चुके थे, अधिकारी लगातार बैठकों में व्यस्त थे। किसी को टैक्स सिस्टम पर काम करना था, किसी को व्यापार नीति पर, कोई विदेशी निवेश के नियमों पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो कोई आने वाले वर्षों का आर्थिक अनुमान बना रहा था। मिस्टर रमन खुद हर छोटी बड़ी फाइल देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक बजट नहीं था, यह भारत के भविष्य का नक्शा था। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा था, तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया था। एक दिन सीआर तेजी से रमन के कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कहते हैं, सर बहुत बुरी खबर है। रमन तुरंत पूछते हैं, क्या हुआ? सीआर बताते हैं, सरकार रिफॉर्म बजट के लिए तैयार नहीं है। यह सुनते ही रमन हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। वह बिना समय गवाए सीधे वित्त मंत्री के पास पहुंचते हैं। रमन पूछते हैं, सर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप पीछे हट गए? वित्त मंत्री कुछ सेकंड चुप रहते हैं और फिर वह बताते हैं, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, सरकार गिरने वाली है। यह सुनकर रमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वित्त मंत्री आगे बताते हैं कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। अब यह सरकार सिर्फ चुनाव होने तक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। मतलब अब कोई बड़ा फैसला लेना लगभग असंभव था। देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था और सरकार राजनीतिक संकट में फंस चुकी थी। रमन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वह बार बार वित्त मंत्री को समझाते हैं कि सर हमें आईएमएफ से बात करनी चाहिए, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन इस बार वित्त मंत्री की आवाज में बेबसी थी। वह कहते हैं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रमन फिर भी कहते हैं, एक बार सत्ता से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचिए। लेकिन वित्त मंत्री सिर्फ इतना कहते हैं, शायद हमारी सरकार के समय ही यह आर्थिक संकट फूट पड़ेगा। यह सुनकर रमन पूरी तरह निराश हो जाते हैं। देश के बचाने का रास्ता उनकी आंखों के सामने बंद होता दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सीआर उनके साथ चल रहे होते हैं। सीआर यहाँ रमन से कहते हैं, सर आप हार गए हैं, आपका प्लान भी अब काम नहीं करेगा। लेकिन रमन जवाब देते हैं, अगर मैं हार गया तो आरबीआई हार जाएगा, और अगर आरबीआई हार गया तो पूरा देश हार जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उनकी आंखों में फिर से वही दृढ़ता दिखाई देने लगती है। अगले दिन रमन ऑफिस पहुंचते हैं। वहां अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर ऑफिस के पुराने चपरासी पाटिल पर पड़ती है। पाटिल हर कर्मचारी के पास जा रहा था और थोड़े थोड़े पैसे उधार मांग रहा था। कोई 10 रुपए दे रहा था, कोई 20, कोई 50 दे रहा था। रमन कुछ देर तक यह सब देखते रहते हैं। फिर वह पाटिल से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पाटिल मुस्कुराकर कहता है, सर थोड़ी जरूरत है, सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो काम हो जाएगा, बाद में वापस कर दूंगा। बस यही बात रमन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाती है। उन्हें अचानक एक नया रास्ता दिखाई देता है। वह सोचते हैं, अगर एक आदमी कई लोगों से थोड़ी थोड़ी मदद लेकर अपनी समस्या हल कर सकता है तो क्या भारत भी ऐसा नहीं कर सकता? यही विचार धीरे धीरे एक योजना में बदल जाता है। कुछ समय बाद रमन को पता चलता है बोस्टन में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बैठक होने वाली है। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि वहां आने वाले थे। रमन तुरंत वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वह बोस्टन पहुंच जाते हैं। यहाँ बैठक उनके लिए आखिरी उम्मीद की तरह थी। जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वह मंच पर खड़े होकर दुनिया के सामने भारत की वास्तविकता स्थिति रखते हैं। वह किसी भीख नहीं मांगते हैं, वह भारत की मजबूरी नहीं बल्कि भारत की संभावनाओं की बात करते हैं। वह बताते हैं कि भारत एक मजबूत देश है, भारत के पास प्रतिभा है, संसाधन है, मेहनती लोग हैं, बस इस समय उसे थोड़ी मदद की जरूरत है। उनका भाषण इतना प्रभावशाली होता है कि कई देशों के प्रतिनिधि प्रभावित हो जाते हैं। बैठक खत्म होने के बाद कुछ देशों ने भारत की मदद करने का फैसला कर लिया था और आखिरकार रमन लगभग $30 मिलियन की आर्थिक सहायता जुटाने में सफल हो जाते हैं। जब वह भारत लौटते हैं तो हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे शायद अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन किस्मत जैसे उनकी हर कोशिश की परीक्षा ले रही थी। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता मिस्टर रमन बोस्टन से जुड़े फंड लेकर आए थे। उससे लोगों को थोड़ी उम्मीद मिली थी। कई लोगों को लगा था शायद अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन असली मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है जो कि बहुत ही बुरी खबर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत अचानक बढ़ जाती है। डॉलर करीब $1.5 तक महंगा हो जाता है।
सुनने में यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय भारत जैसे संकट में फंसे देश के लिए यह बड़ी खबर थी और एक बहुत बड़ा झटका था। डॉलर महंगा होने का मतलब था विदेशों से आने वाला हर सामान अब ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तेल महंगे होंगे, मशीनें महंगी होगी, दवाइयाँ महंगी होगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला था। धीरे धीरे महंगाई और बढ़ने लगती है। सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहे थे। जो पैसा बचा था वह भी कुछ ही दिनों का मेहमान था। विशेषज्ञों का अनुमान था कि अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो अगले 3 हफ्तों के अंदर भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। यह रिपोर्ट जब मिस्टर रमन के सामने आती है तो उनके चेहरे पर पहली बार निराशा साफ दिखती है। वह घंटों तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे? इतनी कोशिश के बावजूद देश संकट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर वह उठते हैं और सीधे सीआर के कमरे में पहुंचते हैं। उनकी आवाज़ में थकान साफ महसूस हो रही थी। वह सीआर से कहते हैं कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपना पद छोड़ दें। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्हें लगता है कि वह इस संकट से देश को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यह सुनकर सीआर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हैं और अमन के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में सम्मान दिखाई दे रहा था। वह कहते हैं, सर मैं डिप्टी गवर्नर हूँ। नियमों के अनुसार इस पद पर मुझे होना चाहिए था। जब सरकार ने आपको चुना था तब मुझे लगा कि शायद यह गलत फैसला है। मुझे लगता था कि सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं है। सीआर कुछ पल रुकता है और वह आगे कहता है, लेकिन जब मैंने आपके काम को देखा, आपके फैसले देखे, आपकी सोच देखी, तब मुझे एहसास हुआ सरकार ने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। अब सीआर की आवाज़ और भावुक हो जाती है। वह कहते हैं, सर आज अगर आप हार मान गए तो सिर्फ व्यक्ति की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की हार हो जाएगी। आज देश को आपकी ज़रूरत है। करोड़ों लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। यह शब्द सुनकर मिस्टर रमन कुछ देर तक चुप खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौटने लगता है। शायद उन्हें वही बात सुनने की जरूरत थी। इसके बाद वह अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं। कई दिनों बाद वह अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिता रहे थे। उनकी पत्नी उनसे देश की परेशानियों के बारे में बात कर रही थी। बातों ही बातों में वह घर में रखे सोने का जिक्र करती है। वह कहती है, मुश्किल समय में लोग अपने सोने का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि असली कीमत उसी चीज की होती है जो जरूरत के समय काम आ जाए। बस यहीं से मिस्टर रमन के दिमाग में एक नई सोच जन्म ले लेती है। उनकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वह सोचने लगते हैं, अगर एक परिवार मुश्किल समय में अपने सोने का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या देश भी ऐसा नहीं कर सकता? क्या देश के पास मौजूद सोना इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता बन सकता है? उसी समय घर में एक बड़ी खुशखबरी आती है। मिस्टर रमन की बेटी ने आईएएस परीक्षा पास कर ली थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ऑफिस के प्यून पाटिल की बेटी ने भी आईएएस परीक्षा पास कर ली थी। दोनों अलग अलग परिवार, दो अलग अलग परिस्थितियाँ, लेकिन दोनों बेटियों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर ली थी। पूरा माहौल खुशी से भर जाता है, लेकिन मिस्टर रमन के मन में अभी भी देश की चिंता चल रही थी। अगले दिन वह वित्त मंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं। वह अपने नए विचार के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, देश के पास अभी भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, हमारा सोना। मैं ये नहीं कह रहा हम अपना सोना हमेशा के लिए बेच दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस संकट के समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। वह समझाते हैं, अगर देश के सोने को गिरवी रखकर या बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए तो देश को कुछ समय मिल सकता है, उतना समय जिसमें अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके। वित्त मंत्री इस प्रस्ताव को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सोना सिर्फ धातु नहीं था, वह देश की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक भी था। लेकिन अब उनके पास विकल्प बहुत कम बचे थे। आखिरकार इस योजना को मंजूरी मिल जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। यह पूरा ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। अगर यह खबर जनता तक पहुंच गई तो देश भर में हड़कंप मच सकता है। लोग घबरा सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा टूट सकता है और हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते थे। इसके बाद मिस्टर रमन और उनकी पूरी टीम इस मिशन पर काम करना स्टार्ट कर देती है। रात दिन तैयारी चलती है, दस्तावेज तैयार किए जाते हैं
सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, हर छोटी बात पर नजर रखी जाती है। योजना के अनुसार देश के सोने को 2 हिस्सों में भेजा जाना था। एक हिस्सा स्वीडन भेजा जाना था, जबकि दूसरा हिस्सा बोस्टन भेजा जाना था। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में मुश्किलें भी कम नहीं थी। विमान के पायलट ने सोने के लिए विशेष बीमा की मांग कर दी। कुछ समय के लिए पूरा ऑपरेशन रुक जाता है, लेकिन आखिरकार आरबीआई की टीम सारी व्यवस्था पूरी कर देती है। इंश्योरेंस का इंतजाम हो चुका था, सभी कानून प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब यह मिशन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतने बड़े राज छुपाए जा रहे हों, वहां किसी न किसी को इसकी भनक जरूर लगती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि सरकार जनता से कुछ बड़ा छुपा रही है। तभी उसके गुप्त सूत्र से उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। खबर यह थी कि भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है। पहले तो अदिति को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अगर यह सच था तो यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक खबरों में से एक होने वाली थी। अब अदिति के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस खबर की सच्चाई पता करना। और यहीं पर कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब एक तरफ देश को बचाने का गुप्त मिशन चल रहा था और दूसरी तरफ एक पत्रकार उस रहस्य का पर्दाफाश करने के बेहद करीब पहुँच चुकी थी। अब पिछले कई महीनों से जिस मिशन पर मिस्टर रमन और उनकी टीम काम कर रही थी, अब उसकी सफलता या असफलता पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ था। देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जो फैसले लिए गए थे वह आसान बिल्कुल नहीं थे। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह भारत को डूबने से बचाने की आखिरी कोशिश थी। अब आरबीआई के खजाने में रखा सोना विदेश भेजा जाना था, लेकिन यह काम जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना था नहीं। अगर लोगों को जरा सी भी भनक लग जाती कि भारत अपना सोना गिरवी रख रहा है, तो पूरे देश में हड़कंप मच सकता था, शेयर बाजार गिर सकता था, लोगों का सरकार पर भरोसा टूट सकता था और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते थे। इसलिए मिस्टर रमन ने फैसला किया कि पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से किया जाएगा। रात के अंधेरे में सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। आरबीआई के अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी और कुछ चुनिंदा लोग इस मिशन का हिस्सा थे। हर व्यक्ति को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई थी जितनी उनके काम की थी। मिस्टर रमन जानते थे कि अगर उन्होंने बड़े बड़े सुरक्षा काफिले निकाले, दर्जन गाड़ियां चलाई या ज्यादा सुरक्षा दिखाई तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल साधारण तरीका चुना। सोने को 3 अलग अलग कंटेनरों में रखा गया। बाहर से देखने पर वे बिल्कुल सामान्य मालवाहक गाड़ियां लग रही थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इन कंटेनरों के अंदर देश की सबसे कीमती संपत्ति रखी हुई थी। धीरे धीरे यह काफिला आरबीआई के खजाने से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ रहा था। सभी की नजरें घड़ी पर थी, क्योंकि समय बहुत कम था। लेकिन तभी रास्ते में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो जाती है। एक वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उसी कंटेनर से टकरा जाता है जिसमें सोना रखा हुआ था। कुछ ही देर में सड़क पर बहस शुरू हो जाती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ड्राइवर और दूसरी पार्टी के बीच झगड़ा होने लगता है। उधर एयरपोर्ट पर विमान इंतजार कर रहा था और इधर कंटेनर रास्ते में फंसा हुआ था। अगर ज्यादा देर होती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। यह खबर तुरंत मिस्टर रमन तक पहुंचती है। मिस्टर रमन बिना एक पल गवाए खुद वहां पहुंच जाते हैं। वह हालात को समझने और बहुत शांति से मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। वह जानते थे कि इस समय गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार मामला शांत होता है और रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद मिस्टर रमन खुद उस वाहन के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद तीनों कंटेनर सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। सभी अधिकारी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ था। अब सोने को विमान में लोड किया जा रहा था। हर बॉक्स को बहुत सावधानी से विमान तक पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान वहां एक ऐसी शख्स पहुंचती है जिसने पिछले कुछ महीने से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की थी। वह थी पत्रकार अदिति वर्मा। अदिति ने आखिरकार इस रहस्य को खोज निकाला था। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है। वह सीधे मिस्टर रमन के पास पहुंचती है। उनकी आंखों में सवाल थे और उनके हाथों में अब सच्चाई थी और अगले दिन भी पूरे देश को हिला सकती थी। अदिति कहती है, तो आखिर मेरे स्रोत सही थे। आरबीआई सचमुच देश का सोना विदेश भेज रहा है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या आप लोग देश को बेच रहे हैं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर रमन अदिति की तरफ देखते हैं और फिर शांत आवाज में कहते हैं, देश को बेचने और देश को बचाने में सिर्फ एक मात्रा का फर्क होता है। अदिति उनकी बात सुनती है। रमन कहते हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यह भी पता है कि लोग इस फैसले को कैसे देखेंगे। लेकिन अगर आज यह कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही दिनों में पूरा देश आर्थिक संकट में डूब जाएगा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास भी साफ दिख रहा था।
वह कहते हैं, मैंने इस देश के करोड़ों लोगों से वादा किया है, लेकिन अपने मन से एक वादा जरूर किया है कि मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी आलोचना क्यों ना सहनी पड़े। अदिति चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रमन कहते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप अपना काम कीजिए, आप पत्रकार हैं और सच लिखना आपका अधिकार है। लेकिन याद रखिए, अगर कल यह खबर छप गई तो शायद हमारा अगला कंसाइनमेंट कभी यहाँ से नहीं जा पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा। कभी कभी एक खबर इतिहास को बर्बाद भी कर देती है। यह कहकर मिस्टर रमन वहाँ से चले जाते हैं। उधर अदिति गहरी सोच में डूब जाती है। पूरी रात वह उसी उलझन में लगी थी। एक तरफ उनका पेशा था, दूसरी तरफ देश का भविष्य। अगली सुबह मिस्टर रमन की आंख खुलते ही सबसे पहले उनकी नजर अखबार पर जाती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से अखबार उठाते हैं, एक एक पन्ना पलटते हैं, लेकिन कहीं भी उस खबर का जिक्र नहीं था। अदिति ने खबर लिखी जरूर थी, लेकिन उसे छापने नहीं दिया। यहाँ तक कि इस बात को लेकर उनका अपने संपादक से विवाद भी हो गया था। उनके बॉस का कहना था कि यह खबर छपेगी तो अखबार देश का नंबर 1 अखबार बन जाएगा, लेकिन अदिति ने साफ कह दिया था, अगर इस खबर से देश को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर मिस्टर रमन पहली बार चैन की सांस लेते हैं। उनकी आखिरी दाव काम कर चुका था। अब समय बीतता है, फिर साल 1991 आता है। देश में नई सरकार बनती है, नई उम्मीदें जन्म लेती है, और फिर देश का नया वित्त मंत्री मिलता है, मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री बनने के बाद वह कई बड़े आर्थिक फैसले लेते हैं। भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। विदेशी निवेश आने लगता है, नई कंपनियां आने लगती है, नई संभावनाएं पैदा होने लगती है, देश आर्थिक संकट से बाहर निकलने लगता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब भारत डूब नहीं रहा था, बल्कि संभल रहा था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि देश में सरकार ने यूके से 2,74,000 किलोग्राम सोना जो है वो वापस मंगा लिया था। और फिल्म के आखिरी दृश्य में हमें एहसास होता है कि इतिहास की किताबों में कई बार सिर्फ नेताओं के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन पर्दों के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान के देश का भविष्य बदल देते हैं। और शायद मिस्टर रमन भी उन्हीं लोगों में से एक थे। इसी भावुक और प्रेरणादायक संदेश के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते यह हमें एक बात जरूर सिखाती है कि कभी कभी सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो इतिहास को बचा लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।